नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा। मैं आप लोग को क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या आपको पढ़ा रहा था। दोस्तों 1.2 तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। 1.3 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 1.3 पढ़ने से पहले हमने एक परमे डाला है 1.3। इसको हम समझते हैं क्या है। ये सीधी सीधी परमे है, कोई कठिन परमे नहीं है। समझना है आपको, समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको आराम से आ जाएगा। दोस्तों p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या को मैंने जस्टिफाइड कर दिया है वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है मतलब p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा मतलब भाग कर रहा है, तो p a को भी भाग कर देगा। ये लाइन समझिएगा। p जो नंबर है अभाज्य संख्या जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो p वही p मतलब जो यहाँ का p रखा हुआ है वही p a को भी विभाजित कर देगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे मैंने यहाँ पर 25 ले लिया है। अब दोस्तों 25 को मैंने लेट कर लिया a है, ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? बोलोगे सर जी 25 का स्क्वायर 625 होता है 625। मैं इसको ए स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, ए और ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखूंगा जो p कहलाएगा। यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है। 5 क्या है? p है। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर 25 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, हमारी बात गलत कर देंगे, क्योंकि 25 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है? 5 है। अब दोस्तों बताओ, ये 5 625 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है। 625 को पूरा पूरा 5 पूरा पूरा काट देगा 625 को, और ये 5 25 को भी काट रहा है। तो यहाँ से एक रूल समझ में आ गया ना कि 5 ए स्क्वायर मतलब 625 को विभाजित कर रहा है, तो 5 ए मतलब 25 को भी भाग कर देगा। इसका मतलब समझ में आ गया, ये मीनिंग्स होती है। इसका मतलब ये मीनिंग्स आपकी होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 9, दोस्तों यहाँ पे लिखूं 81। 9 क्या है? ए है, और 81 क्या है? ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लाना पड़ेगा, प्राइम नंबर लाना पड़ेगा, संख्या लानी पड़ेगी अभाज्य, जो दोनों को डिवाइड करे, मतलब 3। अब 3 क्या है? p है। तो 3 81 को भी काट रहा है, 3 किसको काट रहा है? 9 को भी काट रहा है। तो ये मतलब समझ में आ गया, p एक ऐसी संख्या है जो a स्क्वायर को भी विभाजित करती है और आपको p a को भी विभाजित करती है। तो मेरी बात आप समझ में आ गया होगा। ये आपकी पिक्चर सामने लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि कोई जो दो नंबर हो a या a स्क्वायर, उसको कोई p अभाज्य संख्या काट रहा है, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या कोई p है, अगर a स्क्वायर को 625 को काटता है, इसका मतलब कि 625 का जो मतलब किस स्क्वायर से आया हुआ है, या फिर स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट को भी काट देगा। भाई ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए होगा। कैसे आया? कैसे आया? तो बोलोगे अंडर रूट, स्क्वायर रूट से आया ना, ए बाहर निकला है। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को भी काट रहा है तो ए से भी कट जाएगा, ए को भी काट देगा, ठीक है। पी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, मतलब पी काट देता है, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, उसको भी काट देगा। ये मतलब होता है, ठीक है। समझ में आ गया? इस प्रमेय को समझ लो और आप बताओ मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ लिया आपने? इसको उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे उतार दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं दोस्तों। इसको समझने से पहले हम आपको, ठीक है, परमेय संख्या समझेंगे। ठीक है, परमेय संख्या, ठीक है, ऐसे संख्याएं, इसके सिंपल मतलब होता है, परमेय संख्या का ऐसा मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी हूँ, मतलब कि अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखी हूँ। अगर ऐसे फॉर्म में हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर हम बोल दें भिन्न,
भिन्न फॉर्म में जो नंबर्स लिखे होते हैं, भिन्न भिन्न में जो नंबर जो संख्या लिखी होती है उसे ही हम परमेय संख्या कहते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, जो हर होता है, हर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हर आपका जीरो हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। मतलब समझे कि परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में लिखी होती हैं, लेकिन आपका हर कभी भी जीरो नहीं होगा। जिस दिन हर जीरो हो गया उस दिन वो संख्याएं परमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। मतलब समझ गए। सपोज डेट मैं बोल दूं 2, तो 2 दिस इज अ परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बट्टे 1 लिख देंगे, बट्टे 1, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना, तो ये परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये मत घबराइएगा कि सर ने बोला कि अंश बट्टे हर होंगी वो संख्याएं उसी परमेय संख्याएं, तो ये तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है यहाँ, तो ये भिन्न का रूप है नहीं है। सर यहाँ पर भिन्न का रूप है, बट्टे 1 कर दीजिए, भिन्न का रूप नहीं है। बट्टे 1 करने पे ऊपर वाले नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 साइलेंट नंबर हो तो 1 हर जगह छिपा होता है, उसको देखने की जरूरत होती है। 2/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 क्या है? परमेय संख्या है ना परमेय संख्या, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती जो अंश अपॉन हर या फिर भिन्न के रूप में लिखी होती हैं। हर कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर कोई बोल दे 3/0 क्या परमेय संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, ये परमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बोल दूं आपका 0/3 क्या ये परमेय संख्या है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको बोला गया था हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अंश के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं बोली गई, तो इसका मतलब ये परमेय संख्याएं होगी। ठीक है, ऊपर जीरो हो चलेगा, लेकिन जीरो नीचे होगा तो परमेय संख्याएं में नहीं चलेगा। आप समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब याद रखिएगा अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय संख्याएं वो होती जो हमेशा रूट, जो जिसका मतलब कि आप जस्टिफाइड नहीं कर पाओ। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, मतलब कि प्राइम फैक्टर का जो वर्गमूल होता है, प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर का जो वर्गमूल होता है वो आपका अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, 0.0000 मतलब कि वहां पर हम लोग डिवाइड मतलब कि रुकता ही नहीं ये नंबर्स को। ठीक है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होती है? जो अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखी हूँ, ठीक है, उससे परमेय संख्या कहलाते हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो रूट के अंदर नंबर होते हैं, रूट के अंदर नंबर वही होंगे जो जिसका पेयर नहीं बनेगा। पेयर किसका नहीं बनता है? प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का मल्टीपल, मतलब कि पेयर आपका नहीं बनता है। 5 के पेयर बना के दिखा दो भाई, √5 के पेयर बनाओ। हम √25 का पेयर बना सकते हैं ना, 25 अभाज्य संख्या नहीं है। √49 का पेयर बना सकते हैं ना, लेकिन 7 का नहीं बना सकते। तो 49 नॉट प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के पेयर्स नहीं बनते हैं, वो अंडर रूट के अंदर ही रहते हैं। अंडर रूट की जितनी भी प्राइम नंबर संख्या हैं वो किस में आएंगी? अपरमेय संख्या में आएंगे। अब आता है एक चीज और समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आता है अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। दोस्तों समझते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बोल दूं 8 और 15 के आप फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 8 और 15 के आप गुणनखंड निकालो, फैक्टर्स निकालो। ठीक है, तो देखिए 8 किस किस टेबल में जाता है, तो बोलोगे सर जी 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 4 के टेबल में जाएगा और 8 के टेबल में जाएगा। ठीक है, 15 किस किस टेबल में जाता है? 1 के टेबल में जाता है। ये कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये 3 के टेबल में जाएगा। ठीक है, और ये 5 के टेबल में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद किसके टेबल में जाएगा भाई? ये अपने ही टेबल में जाएगा। ठीक है, ये अपने ही टेबल में जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं, तो मुझे दिख रहा है सिर्फ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? 1 ही आ रहा है। कोई कॉमन हो रहा है क्या यहाँ पर?
कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक आ गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, सह-अभाज्य संख्या हो गई। मतलब जब ऐसे दो नंबर का जब ऐसे दो नंबर का हम फैक्टर्स निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो अगर उसका फैक्टर 1 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 8 और 15 क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो उससे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उससे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो नहीं होगा, सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 8 और 15 क्या है, 8 और 15 क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ गया, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उससे हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 21 और 27 क्या सहभाज्य संख्याएं हैं, तो देख लो भाई 21, ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद 4 नहीं, 7 चला जाएगा, ठीक है, 7 जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये डायरेक्ट अपने ही टेबल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा, अपने ही टेबल से चला जाएगा, ठीक है। 27 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, फिर 27 होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो आपका 3 है, 1 और 3 है, तो 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 इंटू 3 मतलब हाईएस्ट बड़ी संख्या क्या है आपके पास, 3 है, चाहे 1 इंटू 3 लिख दो या फिर 3 को ही कॉमन लो, 1 तो हमेशा कॉमन होता है, ठीक है, 1 तो हमेशा कॉमन होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का कॉमन हो रही है, 3 कॉमन हो रही है, तो समझिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो 21 और 27 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। समझ में आ गया। तो अब एक लाइन में बोल दूं आपको, सहअभाज्य संख्याएं वो होती जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF 1 हो, मतलब कि कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नंबर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरी बात को, ठीक है, मैं इसको मिटा दिया हूँ। अब देखिएगा, इसको मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है। अब लिखा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम जो जो वर्ड आपको लिखते जा रहे हैं आप इसको मान लीजिएगा। माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत मान, माना इसके विपरीत मतलब कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मैं इसके उल्टे मतलब कि √2 को एक परिमेय संख्या मान लेता हूं। माना इसके विपरीत मान √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये मान लेंगे। मतलब √2 हमें पता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं इसको परिमेय संख्या मान लेता हूं। मैंने वही लिखा, इसके विपरीत मान √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया है, मान लिया कि इसके विपरीत मान √2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। हम किसी, यहां पर लिखते हैं, हम किसी परिमेय संख्या, हम किसी परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपने √2 को क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या को हमने बता दिया है P/Q मतलब अंश बटे हर में लिखते हैं। अंश को इन्होंने क्या माना P, हर को क्या माना है Q, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, और हर कभी भी 0 नहीं होता है दोस्तों। तो इसका मतलब कि √2 अतः √2 बराबर P/Q, ये आप मान लेंगे,
ठीक है, आप मान ले मतलब √2 बराबर p/q। क्यों? क्योंकि ये क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगली लाइन, यदि p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से, यदि p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, से विभाजित करके √2 बराबर 1/b प्राप्त करते हैं। 1/b प्राप्त कर सकते हैं, ये लाइन समझ में आ गई। यदि p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, मतलब p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उससे विभाजित करेंगे तो a और b प्राप्त होगा। a और b प्राप्त होगा तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, a और b हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त करते हैं। अतः a तथा b सअभाज्य संख्या है। अगर a और b आपका, ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपको ध्यान देना है, अगर a और b आपका सअभाज्य संख्या है तो तो मैं लिखूंगा √2 बराबर a/b। आगे समझ में आ गया? मैं क्या करता हूँ, b को इधर भेज दूं तो √2b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं √2 को नीचे भेज दूं तो b बराबर क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक दोनों तरफ मैं लिखूंगा, दोनों ओर वर्ग करने पर दोस्तों, अगर दोनों वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, b² आएगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, a²/2 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, a²/2 आ गया। अब देखिएगा, दो क्या है, a² को काट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ दो a² को विभाजित करता है। अगर दो a² को विभाजित करता है तो परमेय, अभी 1.3 पढ़ाया, परमेय 1.3 से दो a को विभाजित करता है, दो a को विभाजित करेगा, ऐसे लिखिएगा, दो a को विभाजित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगर दो a² को विभाजित कर देता है तो आपका क्या होगा, परमेय 1.3 के अनुसार दो a को भी विभाजित करेगा। अभी आपको हमने समझाया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक समझ में आ गई। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मान लिया एक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा दोस्तों, अब इसको इतना नोट कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा, ये ऊपर लाइन मिटानी पड़ेगी आपको, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसको भी मिटा देता हूँ दोस्तों, ऊपर की लाइन में मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपको हमेशा लिखना है। ठीक है, अभी मैं एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप समझेंगे बोरिंग लग रहा है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन, चाहे रूट का आ जाए, √2, चाहे √3, चाहे √5, चाहे √7 आ जाए, ठीक, कोई भी रूट के अंदर आ जाए, अगर वो आप परमेय संख्या है तो उसे सिद्ध करना, तो ये पूरा प्रोसेस ही लिखना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर क्या लिख लेंगे, माना a बराबर 2c, अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू में देखिएगा यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर a बराबर 2c, तो √2b बराबर यहाँ पर क्या रखा है, a की जगह मैं क्या लिख दूं, 2c लिख दूं, 2c लिख दूं यहाँ पर। तो देखिएगा 2c लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर देखिए √2b का होल स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। यहाँ पर ये आ गए, तो यहाँ देखिएगा 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2b स्क्वायर आ जाएगा बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। 2 से 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा, आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा आपको, ठीक है, बी स्क्वायर बटे 2 बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर अतः, अब देखिएगा अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है यहाँ पर, 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, वहां पे 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 1.3 से, पर में 1.3 से ये निकल के आता है कि 2 बी को भी, 2 जो संख्या है बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब देखिएगा मेरी बात को, ठीक है, 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, कि 2 ए को विभाजित कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैंने सॉल्व किया तो ये देखा गया कि 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा मेरी बात को, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को देखिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, अब मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों, ए और बी को आपने क्या माना था, बोलिएगा सर, सअभाज्य संख्या बताई थी मैंने। क्या बताया था, सअभाज्य संख्या हमने बताई थी, बताया था नहीं बताया था। ठीक है, अगर सअभाज्य संख्या बताई थी तो उनको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए थी, 1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बी और ए को उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या रहा, 2 आ रहा है, आ रहा नहीं है। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 2 ए तथा बी, एक बार चेक कर लो, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, हाँ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, क्या मतलब पाया, समीकरण 1 और 2 से हम देख रहा हूं कि जो 2 है, ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर अतः दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या है। ठीक है, यहाँ पे तो ये बात आ रही है, लेकिन आप दोस्तों बताओ, ए और बी को आपने सअभाज्य संख्या मान लिया था, तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या रहा, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये बात गलत हो गई, जो हमने माना था उससे तो विपरीत आ गया, यहाँ पर बिल्कुल आ गया, विपरीत आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इतनी बात आप लिखोगे, इतनी बात नोट करिए, फिर आगे लिखेंगे, फिर आंसर। अगर ये बात आपकी गलत मान गए तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इस तत्व का विरोधाभास उत्पन्न होता है। मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूँ और कुछ और आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पर सभाज्य संख्या ए और बी माने हो, तो उसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए था, मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आनी चाहिए थी, 1 आना चाहिए था। लेकिन आ क्या रहा है, 2 आ रहा, 2 इधर भी डिवाइड कर रहा था, 2 उधर भी डिवाइड कर रहा था। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आंसर, इसको मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ। ठीक है, देखिएगा, इससे हमारी अतः
अतः इससे हमारी विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। ए तथा बी में एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये विरोधाभास प्राप्त होता है। ए और बी को आपने क्या बोला था? सभाज्य संख्याएं बोली थी। सभाज्य संख्याएं होती है कि जो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन क्या मिल रहा है? एक से अतिरिक्त गुणनखंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है। अतः जो हम माने थे, अतः जो हम उभयनिष्ठ अतः विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः यहाँ पे एक लाइन और लिखोगे, अतः विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना है। ठीक है, हमने गलत मान के प्रूफ किया है। ठीक है, हम जबकि रूट टू हमने क्या माना है? एक परमेय संख्या माना है, जबकि क्या है? एक अपरमेय है। इसलिए रूट टू एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं सेम प्रोसेस पे। रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो पहला स्टेप है, मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखिएगा, इसके विपरीत आपने माना नहीं माना? इसके विपरीत माना, परमेय संख्या मान रहे हो और प्रूफ क्या करना? आप परमेय प्रूफ करना। तो इसके विपरीत आप मान रहे हो। ठीक है, यहाँ पर परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आपने रूट 5 का माना परमेय संख्या माना है, इसका मतलब कि P अपॉन Q क्या हो जाएगा? एक परमेय संख्या के बराबर हो जाएगी, मतलब रूट अपॉन 5 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यदि अब यहाँ पर देखिएगा, यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके दोस्तों क्या लिखा? यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके जो रूट 5 है, रूट 5 बराबर a अपॉन b के बराबर लिखते हैं, a अपॉन b के बराबर प्राप्त करते हैं।
जहाँ ए और ए तथा बी सभाज्य संख्या है, सभाज्य, ये हम मान लेते हैं कि सभाज्य संख्या है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अगर ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं तो जब हम इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो एक आना चाहिए, देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो √5 बराबर a/b, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, √5 b बराबर a, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a/√5, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दोनों और वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर दोस्तों, ठीक है, वर्ग कर दो। यहाँ पे b का स्क्वायर, b² बराबर a²/√5 का वर्ग करोगे तो 5 आता है, 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसका मतलब कि इसलिए 5 a² को विभाजित करता है, ठीक है, पर में 1.3 के अनुसार 3 से 5 a को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हो गया समीकरण 1 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे इतनी बातें लिखने के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको हम यहाँ पर मिटा के दूसरी लाइन आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, बस खाली अपनी बात को गलत साबित कर दीजिए, बस आंसर आ गया, ठीक है। अपनी बात को भी गलत साबित करूंगा। मैंने क्या माना है, ए और बी को सभाज्य गुणनखंड संख्याएं मानी है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर a बराबर 5c लेने पर, तो यहाँ पर रखूंगे, यहाँ पर √5b बराबर a की जगह क्या रखेंगे, 5c रखेंगे, ठीक है दोस्तों। दोनों तरफ वर्ग कर दो, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे b² आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे c² आएगा, 5 × 5 5 × 25, तो b² बराबर क्या बच गया, 5c बच गया, 5c², 5 को इधर ले आओ तो b² बट्टे 5 बराबर c² आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी हम देखते हैं कि 5 b² को विभाजित करता है दोस्तों। पर में 1.3 से 5 क्या कर रहा है, b को भी विभाजित करेगा, ये बात मानते हो भाई। 5 क्या कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि 1.3 से 5 क्या करेगा, b को विभाजित करेगा। तो देखिएगा समीकरण 1 और 2 से, देखिएगा समीकरण, यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है दोस्तों। 1 और 2 से आपने देखा कि जो a और b है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये विरोधाभास, ये जो त्रुटि आई है, जो गलती आई है, कहाँ से आई है, स्टार्टिंग में जो हमने अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान लिया है दोस्तों। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पूरी कहानी लिखी थी, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 5 a और b को विभाजित करता है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि 5 a और b को विभाजित करता है, अतः a और b का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। आप लिख लोगे ना, मैं बोल रहा हूं आपको, लिखो। समीकरण 1 और 2 से हम ये पाते हैं कि 5 a और b को पूरा विभाजित कर देगा, अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इतना लिखोगे, ठीक है। जबकि a और b सअभाज्य गुणनखंड है, अच्छा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरी कहानी है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से
हम पाते हैं कि 5 ए और बी को विभाजित करता है अतः ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जबकि ए तथा बी अभाज्य संख्या, जबकि ए और बी सभाज्य संख्या है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। अतः इस सवाल में विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः इस प्रश्न में विरोधाभास उत्पन्न होता है। यह विरोधाभास कहाँ से प्राप्त होता है? यह विरोधाभास हम ऊपर दिए गए √5 एक अपरमेय संख्या से प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि हम √5 को परमेय संख्या माने थे। मैंने गलत माना ही था दोस्तों, मैंने क्या किया था, गलत माना था। तो यहाँ पर लिखिएगा इस प्रश्न में विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः ठीक है, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने गलत मान के पर √5 जबकि अपरमेय संख्या है, मैंने क्या मान लिया, परमेय संख्या मान लिया। परमेय संख्या मान के मैंने किया तो ये प्रूव हो गया कि जो त्रुटि आ रही, जो गलती आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, जो हमने माना था। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः √5 एक अपरमेय संख्या ही है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे हम लोग क्वेश्चन को जारी करेंगे ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम ये आपसे विनती करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों यही सारी चीज़ें लिखनी है। हमने आपको परमेय संख्या बता दिया, आप परमेय संख्या बता दिया, सअभाज्य गुणनखंड बता दिया। सअभाज्य गुणनखंड का HCF 1 होगा तभी वो दो नंबर सअभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर HCF 1 नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। जबकि ए और बी को आपने सअभाज्य माना है तो 1 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, 5। ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया, गलत त्रुटि उत्पन्न हो रही है। हमारे किस वजह से उत्पन्न हो रही है, जो हमने ऊपर माना है कि √5 एक परमेय संख्या है, तो उसी वजह से ये पूरा त्रुटि गलत हो गया। इसका मतलब कि ये पूरी कहानी लिखने के बाद √5 को हम लास्ट मान लेंगे कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है दोस्तों। तो सारे लैंग्वेज जो आज देखा आपने 2 क्वेश्चन में, यही लैंग्वेज हम कल भी क्वेश्चन करेंगे। पर अपरमेय संख्या है प्रूफ करने वाली, यही क्वेश्चन के यही लैंग्वेज होंगे। दोस्तों आपसे एक विनती है कि इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए आज क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको अगर क्लास पसंद आई होगी तो आगे आप अपना काम जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।